गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एक अगले प्रश्न पत्र की, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातों को बता देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं या फिर बहुत से जो हमारे भाई बहन है ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने पुराने प्रीवियस पेपर कहाँ से आ रहा है, या फिर बहुत लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पेपर जो है कि बिहार का नहीं है, या बिहार का पेपर नहीं है, बिहार में पीएससी का पेपर ये नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बता दूं कि देखिए, मैंने कई बार कमेंट करके भी बताया है कि एक संदर्भ ये किताब है, संदर्भ प्रतियोगिता संदर्भ पब्लिकेशन। तो देखिए सामने दिख रहा है, और यही वो किताब है जिसमें बीपीएससी और बीएसएससी के जो प्रीवियस जितना पेपर हुआ है वो सब पेपर इसमें है। तो आप देख सकते हैं ये किताब का उसका ये फ्रंट का पेज है, संदर्भ पब्लिकेशन है, बिहार लोक सेवा आयोग, और बीपीएससी पीटी और बीएसएससी के लिए है। विगत उसमें सभी विगत के प्रश्नों का उसमें व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए ये जो सब बुक हैं, देखिए अब यहाँ पर वही सभी देखिए पेपर है जो राजपत्रित पद के लिए जितने भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं। जैसे देखिए बीपीएससी का ये 56 से 59वीं, फिर ये 52 से 55वीं, 48वां, ये जितने जो बीपीएससी के जो प्रीवियस पेपर हैं सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो और राजपत्रित पद के लिए जो इसमें पेपर दिया गया है, देखिए प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 93, फिर ये 93 का है। उसके बाद से यहाँ पे फिर ये 96 का पेपर है, 98, फिर ये 98 का है। यही 8/11/2000 पेपर हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद सब देखिए 8/11/1998 का जो पेपर है आज हम लोग करेंगे उसमें। इसके पहले वाले इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक परीक्षा जो है कि 1/11/1998 को जो पेपर आयोजित हुआ था उसका प्रश्न पत्र हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो तक देख चुके हैं। अब इसके आगे देखिए, अभी 8 नवंबर को जो पेपर हुआ है, फिर यहाँ पे 31/1/1999, फिर 11/1/1999, और फिर यहाँ पे 23/5/1999 का पेपर है। उसके बाद से फिर यहाँ पे 23/5/99 का द्वितीय पाली का है, और फिर यहाँ पे 27 जून और फिर 6 जुलाई द्वितीय पाली का पेपर है। तो अभी यहाँ से मतलब हम लोगों को कम से कम अभी 5-6 पेपर और करने हैं, और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो पेपर में करा दूँ। इसके बाद से देखिए खंड बी जो है उसमें अब अन्य विभागों का जो परीक्षा हुआ है, प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ है, प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय जो परीक्षाएं जो आयोजित उसके लिए हो रहा था। तो इसमें बीपीएससी और बिहार एसएससी के सभी प्रीवियस पेपर्स को दिया गया है, और मेरे पास चूँकि ये बुक है और इसमें से मैं ला देता हूँ। तो खैर ठीक है, जानने की आप लोगों ने इच्छा की, और मुझे भी लगा कि इसको क्लियर कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं और यहाँ पे मतलब ये दूसरा पेपर ला दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आज चूँकि वीडियो मतलब दिन में अपलोड नहीं हो पाया, उसके पीछे बहुत सारी वजह है कि अब चूँकि स्कूल खुल गया है और इसमें क्या हो रहा है कि समय का थोड़ा सा अभाव है। अब लोग पेपर में देख ही रहे होंगे कि कैसे जो है कि निरीक्षण का कार्य काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। समय से विद्यालय पहुँचना और फिर समय से रहना ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो इस तरीके से खैर ये सब गौण चीज़ें हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रोज़ समय से वीडियो अपलोड कर दूं। आज विलम्ब हो गया, उसमें कुछ इशू है, जिससे लाइट ठीक ठाक से नहीं रह रहा है। बरसात का मौसम आ गया है, आप देख ही रहे होंगे, बिजली बहुत ज़्यादा मतलब कट रही है, तो इस एक इशू रहा है इसका। तो इसमें आइए अब इसके बाद से हम देखते हैं। पेपर है द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1, उसमें जो है कि 8 नवंबर को जो पेपर हुआ था, 8/11/1998 का जो पेपर हुआ था द्वितीय प्राथमिक शिक्षक का, उसका हम लोग पेपर देखेंगे। और उसमें आज वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। आज इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसमें से कुल 38 प्रश्न पूछे गए हैं, और उस 38 प्रश्नों को आज हम लोग इसमें देखेंगे। अभी आपने देखा कि इसमें इस पेपर में क्या है कि भूगोल से काफ़ी कम प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें अर्थव्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से भी है ठीक, लेकिन भूगोल से इसमें मात्र 4-5 प्रश्न ही पूछे गए हैं। बाकी हिस्ट्री से इसमें 16 प्रश्न हैं। तो इसमें ये बातें देखी जा रही हैं कि
बहुत से जो प्रश्न पत्र हैं तो इसमें कभी किसी सेक्शन से ज़्यादा हो जा रहा है, कभी किसी सब्जेक्ट का ज़्यादा प्रश्न है और कभी किसी सब्जेक्ट का मतलब कम प्रश्न पूछा गया है। लेकिन एवरेज कम से कम मेरा मकसद ये था कि आपको ये बताना कि कम से कम आप ये जान जाएं कि किस तरह से पेपर उसमें पूछे गए हैं इसके पहले वाले में और उसका पैटर्न क्या है। बाकी तो आप अपने स्तर से सब लोग तैयारी तो करेंगे ही, बाकी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के माध्यम से, तो उसमें तो है कि भाई आप जो नया सिलेबस जो है नए सिलेबस के अनुसार ही करेंगे हम लोग। तो नया सिलेबस तो कुछ नहीं है, आखिर लगभग सिलेबस वही है जो इसमें भी दिया गया है। तो ये सब हैं कि आप नए सिलेबस की तैयारी नए सिरे से, और उसका भी हम प्रश्न पत्र लेके आएंगे। जो नया सिलेबस जो आया हुआ है उस पर भी जो प्रश्न पत्र हैं उसको भी हम लेके वीडियो आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये मेरा मकसद है कि जो जितने जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको मैं आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप आसानी से उन प्रश्नों को देख सकें, उस प्रश्नों के आप जो है कि उस पैटर्न को समझ सकेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देख रहे हैं कि जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी का पेपर है या फिर अर्थशास्त्र के पेपर हैं, तो जितने भी पेपर्स जो पूछे गए हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम इस चीज़ को जानें। तो क्वेश्चन नए पुराने कुछ नहीं होते हैं, आखिर वही सब चीज़ आज के भी अगर देखा जाए तो बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स लेते हैं तो वो सब में जो है कि इस तरह का पेपर तो रहता ही है, वो आखिर वही सब प्रश्न है और वही सब लेवल भी है। तो उसको हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग 8/11/1998 का जो पेपर हुआ था उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो प्रश्न हम अभी आइए उस पेपर को हम फिर से देखें। 8 नवंबर 1998 का जो पेपर है, लेकिन उससे पहले दो प्रश्न हैं जिस पर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। और एक प्रश्न इसमें है कि भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये इसके जस्ट पहले वाले वीडियो का, मतलब कल का जो वीडियो था 1 नवंबर 1998 का जो पेपर हुआ था उसमें का एक प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसका सही जवाब है बाबर, क्योंकि बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, इसमें सही जवाब जो अकबर होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत में, जबकि ऐसे है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसमें इसका सही जवाब अकबर हो सकता है। इसमें अकबर होता है कि मुगल वंश की स्थापना भले ही बाबर ने की हो, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इसमें बाबर का नाम आता है, क्योंकि बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वास्तविक संस्थापक कौन था मुगल वंश का, तो वहाँ पे अकबर होता है, क्योंकि अकबर एक ऐसा शासक था जिसने मुगल वंश को एक नई गति दी और एक नई दिशा दिया और एक नया आयाम दिया, उससे एक नया मजबूती प्रदान की। क्योंकि अकबर ये देखता था कि प्रजा को कैसे खुश रखना है, और चूँकि हमारे जो साम्राज्य है उसमें सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो उनके बीच में कैसे सहिष्णुता या फिर एकता अखंडता को बनाए रखना है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब जो बीपीएससी की ओर से माना गया है उसमें बाबर माना गया, क्योंकि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि भारत में पूछा हुआ है। अगर सिर्फ ये पूछा होता कि आप गूगल भी कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसमें अकबर था बिल्कुल। लेकिन चूंकि जब भारत की बात आती है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर ही इसमें सही जवाब बीपीएससी के थ्रू माना गया है। और हमने भी काफ़ी सर्च किया। फिलहाल अगर आप भी देखें तो जो भी है, मुझको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका कहना गलत है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है कि एक और प्रश्न है इसमें, यहाँ पे एक दूसरे साल का पेपर आपको मैं दिखा दे। एक दूसरा प्रश्न है कि त्याग राजा कौन थे। ये 1996 का पेपर है, हम लोग ने जो देखा था उसमें इस बुक में नर्तक दिया हुआ है। तो अभी एक कमेंट आया हुआ था कि वो नर्तक नहीं थे, सही जवाब उसका नर्तक हम बताया था, इस बुक में भी दिया हुआ है। लेकिन चूँकि उस समय हमने सर्च ना किया था और इस किताब की विश्वसनीयता पर ध्यान रखते हुए मैंने जो है कि इसे सही मान लिया था। मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, या हर प्रश्न की पहुँच व्यक्ति तक नहीं होती है, या मतलब ये कहें कि हर प्रश्न के विषय में सही जानकारी, या फिर ये कहें कि कुछ क्वेश्चन नए भी मिल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में
कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो ये त्याग राजा कौन थे, तो हमने इस किताब की विश्वसनीयता पर ध्यान देते हुए हमने इसका आंसर मान लिया था सही। लेकिन सही में अगर इसका सही जवाब है कि त्याग राजा कौन थे, तो एक संगीतज्ञ थे और इन्होंने जो है कि एक राम भक्ति में अपने को समर्पित किया था और उसके लिए उन्होंने एक गीत लिखे थे, या एक संगीतज्ञ थे ये। तो इसका सही जवाब होगा ये कि नर्तक नहीं थे, वो क्या थे कि एक संगीतज्ञ थे, त्याग राजा। ठीक है, अब हम प्रश्नों को देखेंगे जो 8 नवंबर 1998 को जो पेपर हुआ था, तो उस प्रश्न को हम देखेंगे। अच्छा लगता है कि हमने तो पहले भी कहा था कि आप, चूँकि हम अपने स्तर से पूरा ये कोशिश करते हैं कि आपको सही जवाब दें, और सही, चूँकि सबका व्याख्यात्मक हल इसमें नहीं दिया है, तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर जो है कि खुद से ढूंढना पड़ता है, या एक विश्वसनीयता के लिए, कि ताकि इस वीडियो में आपकी विश्वसनीयता बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्तर से पूरी तरह से स्पष्ट होने के बाद ही आपको मैं जवाब देता हूँ। लेकिन अच्छा लगता है कि आप कमेंट करके बताते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। जो भी गलतियाँ या जो कुछ भी होगा हम आप मिल के सही कर लेंगे। फिलहाल अब आगे देखते हैं कि अगले जो इसका जो एक सेट है 8/11 का जो पेपर हुआ था उसको देखते हैं। आइए, ये अगला पेपर है द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 8/11/1998 को जो पेपर हुआ था। इसमें हम लोग सिर्फ आज उसको एक 39 प्रश्न को देखेंगे, और उसके बाद से इसमें विज्ञान के इसमें सबसे ज़्यादा 39 प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके बाद से मिसलेनियस होगा, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। तो विज्ञान और इसमें मिसलेनियस का पेपर का जो वीडियो होगा वो अब कल नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। फिलहाल अभी जो है कि कल ही दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये तो आज चूँकि ज़्यादा समय हो चला है इस समय, तो इसलिए आज हम सिर्फ 39 प्रश्नों को ही देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न जो है कि इतिहास से संबंधित है। देखिए, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है कहाँ से, ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी सूचनाएं जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है, किस स्रोत से प्राप्त होती है, आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से, या फिर खिलौनों से। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी के जो स्रोत है, जानकारी के जो स्रोत हैं, उसमें मुख्य आधार क्या है, तो वहाँ से जो प्राप्त मोहरें हैं, यानी कि वहाँ पर जो मोहरें मिली थी, खुदाई से जो मोहरें प्राप्त हुई थी, उससे वहाँ की ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो इसका सही जवाब है कि यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है महायान के संस्थापक कौन थे, तो महायान के जो संस्थापक थे वो थे नागार्जुन, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागार्जुन, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। कौटिल्य जो है कि चाणक्य के प्रधानमंत्री थे, और जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों ही नामों से जाना जाता है। तो उनका संबंध जो है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। जहांगीर जो मुगल शासक थे, और उन्होंने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, तो इसका सही जवाब है कि अर्जुन देव को उन्होंने मृत्युदंड दिया था, यानी कि जहांगीर ने। और अगला प्रश्न है 6 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का, कि मुगल काल में वैसी कौन सी, देखिए इसमें चारों महिलाओं के नाम दिए हुए हैं, नूरजहाँ बेगम, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम और जहाँ आरा बेगम। तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण को किसने लिखा था, किस महिला ने, तो ये इसका सही जवाब है कि गुलबदन बेगम। क्योंकि गुलबदन बेगम जो है कि हुमायूं की बहन थी, और वो चूँकि हुमायूं से मतलब काफ़ी उसका लगाव था, चूँकि भाई बहन का एक रिश्ता था, और वो जो है कि अपने भाई के इतिहास को, या फिर अपने भाई के लिए हुमायूं उनके नाम पर एक उनके समय का जो विवरण लिखा, यानी कि हुमायूंनामा की रचना की थी। तो वो एक ऐतिहासिक विवरण माना जाता है मुगल काल के लिए। तो इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने ये अलीनगर की संधि की थी। इसका सही जवाब है अलीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा का निषेध किया गया था। सती प्रथा का निषेध किया गया था, आप जानते होंगे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और इसमें राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न होगा पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट जो है कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था ये 1932 में ये समझौता हुआ था दोनों के बीच में, यानी कि पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, तो इसमें एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, यानी कि ये जो है कि बी इसका सही जवाब है। पॉवर्टी, अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब है ये दादा भाई नौरोजी, इसके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे, यानी कि ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। तो ये अरबिंदो घोष। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम का कूट चुनिए। इसमें 4 घटनाओं का जिक्र किया हुआ है और आपको बताना है कि सही उनका कालक्रम क्या है, कब किसके बाद कौन सी घटनाएं घटी। तो देखिए इसमें जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि ये 1930 का है, और ये होम रूल जो आंदोलन हुआ था 1916 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, और असहयोग आंदोलन 1920 या 22 में हुआ। तो इसमें सबसे पहली जो घटना हुई थी 1916, यानी कि ये सबसे पहले ये हो जाएगा होम रूल आंदोलन 1916 में ये पहले हुआ, यानी कि 2 इसका पहले आएगा। तो देखिए 2 इसमें पहले एक ही ऑप्शन में है, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 1916 में होम रूल आंदोलन, उसके बाद से 4 नंबर है यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था। उसके बाद से 1 नंबर यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और सबसे लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख लीजिए सुमेलित कौन नहीं है, देखना है कि कौन सही मेल उसका नहीं है। तो देखिए सैंडर्स की जो हत्या हुई थी 1928 में हुई थी, ये सही है बिल्कुल। पुलिस सैंडर्स जिसकी लाठी की चोट से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय, तो इसका सही ये सही है। उसके बाद से जनरल डायर हत्याकांड 1932 में हुआ था, जिसको जनरल डायर वही जो जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसे उधम सिंह ने मारा था। उसके बाद से अलीपुर षड्यंत्र कांड जो है कि 1908 में हुआ था, ये भी सही है। काकोरी कांड जो है वो 1925 में हुआ था, जबकि इसमें दिया हुआ है 1927। तो इस तरीके से इसका जो सही मेल नहीं है तो वो डी नंबर नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब डी हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था। तो ये 24 जनवरी और 1950 को जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अधिकृत किया गया था, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न एक देख लीजिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न ये भी होता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। अब कहीं कहीं आप उसको ढूंढिएगा तो कहीं कहीं मिलता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो आर्मी है वहाँ पे एसोसिएशन भी मिलता है। तो देखिए इसमें इसका गठन किसने किया था, इसमें 2 आप उसमें टिक कर सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह। हालांकि भगत सिंह का इसमें नाम तो है नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद इसका सही जवाब है, भगत सिंह नहीं भी है, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है या एसोसिएशन कहें तो वो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ही बनी थी। पहले इसका नाम जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। लेकिन बाद में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो भगत सिंह की जो नौजवान सभा थी उसको भी फिरोज शाह कोटला के मैदान में जो मीटिंग हुई उसमें उसको शामिल कर दिया गया। हिंदुस्तान पहले सोशलिस्ट नहीं था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में उसको शामिल कर दिया गया, और तब काफ़ी विचार विमर्श के बाद से उसमें एक शब्द नया जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट। और पहले जो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, 1924 में, तो इसमें ये सिर्फ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन। और बाद में उसमें सिर्फ 1928 में जब चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसका फिर से गठन हुआ तो इसमें सिर्फ एक शब्द जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट। तब से ये हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, या फिर आर्मी की जगह पे
एसोसिएशन, ज़्यादातर इसको एसोसिएशन करके ही मिलता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है इसका चंद्रशेखर आज़ाद, चूँकि इसके प्रमुख नेता भी वही थे। देखिए अगला प्रश्न जो है कि भूगोल से है सुंदरबन डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? इसका सही जवाब है गंगा, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा बनाया जाता है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार सिर्फ इसमें गंगा नदी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में डूडवा नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो इसमें गलत ये है कि राजस्थान का ये जो इलाका है ये तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इसमें सल्फर दिया हुआ है। बाकी के सब सही हैं, क्योंकि बिहार में थोरियम भी दिया हुआ है। उस समय बिहार झारखंड एक में हुआ करता था, इस वजह से। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चाय असम में होता है, चावल बिहार में, रबड़ केरल में और गेहूँ उत्तर प्रदेश में। तो बाकी के ये तीनों जो ऑप्शन हैं इसमें बिहार वाले को छोड़ करके, क्योंकि चावल का उत्पादन बिहार में नहीं होता है उतना, यानी कि इसमें चाय ये सही है। फिर ये रबड़ केरला से संबंधित है, ठीक है। और गेहूं का जो उत्पादन उत्तर प्रदेश में सही है। ये सिर्फ जो है कि सही युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब भी यही होगा बी। इसका बी सही आंसर है, यानी कि चावल बिहार के साथ सुमेलित नहीं है। अगला है कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। जनजातियों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद से है कि अगला प्रश्न है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा देश कौन सा है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उत्सर्जन करता है? तो इसका सही जवाब है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि समय के अनुसार उसका सही जवाब हम बता रहे हैं, लेकिन इसके पास अभी करंट को जो स्थिति है, तो अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में चीन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। लेकिन चूंकि ये 22 नंबर का जो इसमें ऑप्शन उस समय के अनुसार है, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ये है कि चाइना जो है कि चीन का ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है। भारत जो है कि चौथे नंबर पे है। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम फातिमा बीबी। आप जानते होंगे इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ये प्रश्न हमें लगता है कि 3-4 प्रश्न पत्रों में हमें मिल चुके हैं। आप जानते होंगे इसमें सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह अनुशंसा किया था। नेक्स्ट है कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा यानी कि देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक अगला प्रश्न है 26 नंबर। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की जो घोषणा है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये जो है कि अनुच्छेद 352 में है, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है कि ये आपातकाल की घोषणा यानी कि जो देश में इमरजेंसी लगाई जाती हैं, तो ये जो है कि अनुच्छेद 352 के तहत होता है। 356 जो है कि ये है राष्ट्रपति शासन, और 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल है, और 367 जो है कि ये संविधान संशोधन का अधिकार देता है। संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 367 में, और अनुच्छेद 370 का संबंध कश्मीर से था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला है 27 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नीति निर्देशक जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 में किया गया है। 1235 में वो 12 से लेकर के और
12 से 35 तक मौलिक अधिकार और 36 से 51 ये हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो ये काफ़ी मशहूर प्रश्न है कि ये राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत वहीं पे हुई थी, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी? तो ये जो है कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था और उसमें बताया गया था कि पंचायतों का जो स्तर होगा वो त्रिस्तरीय होगा। और इस तरीके से राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई। उसके बाद से आंध्र प्रदेश, उसके बाद से फिर अन्य राज्यों में लागू हुआ। 29वां प्रश्न भी इसके पहले के प्रश्न पत्र में आ चुका था। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है संविधान के 8वीं अनुसूची में, और उसमें सर्वाधिक बोलने वाली जो भाषा है इसमें बंगाली भाषा को सही ऑप्शन माना गया है, यानी कि इसका ऑप्शन ए है। अगला है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 11वें वित्त आयोग अभी फ़िलहाल हमने बताया था कि भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और जिसका अध्यक्ष NK सिंह है। ये पिछले प्रश्न पत्र में ही क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है। चूँकि 31वां ये पूछा हुआ है कि 11वें वित्त आयोग, तो इसमें AM खुसरो इसके सही जवाब, मतलब इसका सही ऑप्शन है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमने बताया था आपको कि 15वां वित्त आयोग चल रहा है और वो 2021 से 2026 तक लागू रहेगी और उसमें उसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। तो इस तरीके से देखा कि आपने राज्य व्यवस्था के सिर्फ 4-5 प्रश्न ही पूछे गए हैं। इसके बाद से अर्थव्यवस्था से प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें, इसका सही जवाब है कृषि। इसका सही जवाब है कृषि इस ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो साक्षरता प्रतिशत के मामले में अभी जो है कि ये केरला सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था 6.5। इसमें सही जवाब है कि 6.5 रखा गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो था। लेकिन इस ऑप्शन में 6.5 नहीं है, यानी कि इसमें 7% सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उसका मुख्य मकसद क्या था? तो इसमें था कि तीव्र औद्योगिक विकास करना और इसी के तहत जो है कि भिलाई, दुर्गापुर जैसे इसमें उसमें जो उद्योगों को स्थापित किया गया था। अगला है कि IRDP प्रारंभ किया गया। IRDP की स्थापना कब की गई थी? IRDP जो है तो ये 1980 में इसका सही जवाब है। और आप देख लीजिए कि इसमें चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें 1980 का जवाब, इसमें 1980 जो है कि इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। इस तरीके से इसका कोई भी ऑप्शन नहीं इसमें सही दिख रहा है। चारों में से कोई सही नहीं है क्योंकि 1980 इसमें कहीं नहीं आ रहा है इस तरीके से। लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं कि IRDP का प्रारंभ जो है कि वो 1980 में किया गया था। अगला है कि बिहार में 1998-99 के बजट में रुपयों का घाटा दिखाया गया है। तो इसमें रुपयों का जो घाटा दिखाया गया है इसमें ये है ऑप्शन, इसका बी सही है, यानी कि 537.64 करोड़ जो है कि इसका घाटा था। और अगला प्रश्न है कि डबकुआ योजना संबंधित है। ये आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए और कल इसके आगे का जो प्रश्न होगा विज्ञान और विविध, यानी कि साइंस और मिसलेनियस का जो प्रश्न होंगे वो कल आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए इसका सही जवाब है डबकुआ योजना संबंधित है। तो ये इसमें संबंधित है शहरी महिलाओं को स्वरोजगार देने से संबंधित है। तो इस तरीके से ये 38 कुछ प्रश्न हैं और ये काफ़ी उपयोगी हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। आप इसे ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।